हाँ भैया, तो बेसिकली जहां कंज्यूमर की थ्योरी के अंदर आप लोगों ने डिमांड चैप्टर पढ़ा था, मान के चलिए उसी से ही रिजेंबल करता हुआ, बिल्कुल मैच खाता हुआ दूसरा चैप्टर प्रोड्यूसर की थ्योरी के अंदर होता है सप्लाई। जैसे डिमांड के चैप्टर के अंदर आप लोग सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कुछ पढ़ते हो, उसके बाद में ही आपका मेन चैप्टर शुरू होता है। तो ऐसे ही सप्लाई के अंदर भी जो कि एक प्रोड्यूसर करता है, तो यहां पर भी उसके अपने डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा चैप्टर का जो मेन कंटेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट रहता है, तो वो रहता है आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई ही। तो बेसिकली सप्लाई, सबसे पहली बात तो सप्लाई का मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली जितना जो एक प्रोड्यूसर है वो सप्लाई करेगा, यानी कि प्रोड्यूस करेगा और मार्केट में लॉन्च करेगा अपनी कॉमोडिटी को, उसको इफेक्ट करने वाले क्या क्या हमारे डिटर्मिनेंट होते हैं, आराम से जरा सुन लेते हैं बातों को। सबसे पहला प्राइस ऑफ द गुड, जो बहुत ज्यादा आसान ही है कि जैसी कॉमोडिटी का अगर दाम बढ़ेगा तो दाम बढ़ना एक प्रोड्यूसर के हिसाब से काफी अच्छी बातें होती हैं, क्योंकि बढ़ते हुए दाम पर अगर प्रोड्यूसर सामान को बेचेगा मार्केट के अंदर तो वो ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा। तो इसलिए ही प्राइस के बढ़ने के साथ में वो अपनी सप्लाई को भी बढ़ा ही देता है। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस कम होगा तो उसके लिए नुकसानदायक बात है, तो वो कम सप्लाई करके चलता है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट, प्राइस ऑफ द अदर गुड। इसका मतलब क्या है कि अगर एक प्रोड्यूसर एक से ज्यादा कमोडिटी में डील करता है, सपोज करिए उसकी अलग अलग चीजें हैं, वो फार्मिंग इंडस्ट्री में भी है, एग्रीकल्चर गुड्स के अंदर भी डील करता है, और उसका कोई शूज बनाने का बिजनेस भी है। अब अगर सपोज करो उसके दो चीजों के बिजनेस हैं, तो और हम एनालिसिस कर रहे हैं सपोज करो शू बिजनेस का, तो अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर उसे ज्यादा बेनिफिट होता हुआ नजर आए, यानी अदर गुड्स का अगर प्राइस बढ़ जाए, यहां प्राइस किसकी बात चल रही है, अदर गुड्स की, अगर अदर गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो उस अदर गुड के अंदर बिजनेस करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, तो मेन कमोडिटी का बिजनेस वो कम करके चलेगा। शूज का बिजनेस चल रहा था, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के दाम बढ़ जाएंगे तो वहीं पर ही बिजनेस करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, तो शू के बिजनेस को काफी हद तक कम कर देगा जो बिजनेसमैन है। तो अदर गुड्स के जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे तो बेसिकली मेन कमोडिटी की जो सप्लाई होगी वो कम करना शुरू कर देता है, एंड वाइस वर्सा, उल्टी बात भी ऑब्वियसली सच है। इसके अलावा प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जहां फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अभी थोड़ी ही देर पहले प्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ा था हमने कि चीजों को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वही कहलाता है मेनली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे रिमोट बनाने के लिए प्लास्टिक की रबड़ की जरूरत लगेगी, अगर मार्केट के अंदर ये प्लास्टिक के दाम बढ़ जाएं, रबड़ के दाम बढ़ जाएं, यानी फैक्टर्स के दाम बढ़ जाएं, तो इस सिचुएशन में मुझे महंगा पड़ेगा रिमोट बनाना, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जो एक बिजनेसमैन के लिए घाटे की बात होती है। तो कभी भी अगर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्या हो रहा है, ये मक्खी ने तंग कर दिया, रहने दो बस अब, है ना, बस हल्का सा कुछ बोलूंगा, बस चल पड़ते हैं, है ना। खैर, तो प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाने से, अगर कहीं भी प्राइस बढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, तो ऐसे में एक बिजनेसमैन के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आती है, जो डेफिनेटली किसी भी मायने में अच्छी नहीं होती। तो वो एज ए रिजल्ट अपनी सप्लाई कम कर देता है, क्योंकि उसे ज्यादा महंगा पड़ रहा है प्रोडक्ट को बनाना, तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है उसका, तो एज ए रिजल्ट वो सप्लाई कम ही करता है। स्टेट ऑफ ए टेक्नोलॉजी, काफी ज्यादा अच्छी बात, टेक्नोलॉजी के साथ दो ही बातें हो सकती हैं, या तो टेक्नोलॉजी पहले के मुकाबले अपग्रेड हो जाए, आप बेहतर तरीके से काम करें, अगर आप टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई है, अपग्रेडेशन आई है, तो ऐसे में हम ज्यादा सप्लाई कर पाएंगे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के साथ। अगर टेक्नोलॉजी डिग्रेड हुई है तो उस सिचुएशन के अंदर हम सप्लाई कम कर पाएंगे। अगली बात, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, भाई प्राइस, अदर गुड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो मैटर करते ही करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव भी तो मैटर करता है। कई बार ऐसा होता है कि प्राइस तो बढ़ रहा होता है जिस सिचुएशन में हम ज्यादा सप्लाई करेंगे, लेकिन हमारा उस वक्त के लिए इतना ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव है वो इतना ज्यादा मार्केट कैप्चरिंग नहीं है। इवन कई बार उल्टे काम भी होते हैं कि मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो लगातार कम होता जा रहा है, जहां पहला डिटरमिनेंट तो क्या कहता है कि प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी हम कम करेंगे, लेकिन कई बार गिरते हुए दाम में भी हम बहुत ज्यादा सप्लाई करते हैं, जिससे कि मैक्सिमम कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को खरीद कर हम मैक्सिमम मार्केट में अपनी रीच पहुंचा सकें। तो बेसिकली हमारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य मतलब हम सेल्स मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। सेल्स मैक्सिमाइज करने का मतलब कि हम पूरी की पूरी मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, या फिर हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, या हमारा ऐसा कोई भी उद्देश्य ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य तो है सोशल वेलफेयर। तो अगर कई बार महंगी हो रही होंगी चीजें, तो उस सिचुएशन में भी हम बेसिकली नेसेसिटी कमोडिटी उन लोगों को देंगे जो उनको जरूरत होने वाली है। तो बेसिकली ये भी एक फैक्टर है जो कि मार्केट के अंदर सप्लाई को अप एंड डाउन करवाता है हमारा। खैर, इसके अलावा कुछ एक छोटी छोटी सी टर्म्स होती हैं हमारी, जो कि डिमांड चैप्टर के अंदर भी थी क्या क्या, जरा सुन लेते हैं। सबसे पहले तो सप्लाई का मतलब ही, सप्लाई का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्राइस पर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड में कितना एक प्रोड्यूसर बेचना चाहता है। जहां डिमांड के अंदर हम बोलते हैं विलिंगनेस टू बाय, कितना खरीदना चाहता है, यहां पर बोलते हैं विलिंगनेस टू सेल,
कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट यानी कि क्वांटिटी की बात चल रही है। सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी, तो सप्लाई वो क्वांटिटी है जितना एक प्रोड्यूसर बेचना चाहता है एक पर्टिकुलर प्राइस पर एक पर्टिकुलर पीरियड में। ये कीवर्ड हम इस्तेमाल कर देते हैं डेफिनेशन में तो हमें नंबर मिल जाते हैं। देन उसके बाद में फंक्शन वर्ड आ गया, सप्लाई फंक्शन। हमेशा जब किसी भी चैप्टर के अंदर फंक्शन वर्ड आए, डिमांड फंक्शन हो, प्रोडक्शन फंक्शन हो, कॉस्ट फंक्शन हो, हमेशा आपको दो चीजों के बीच के रिलेशनशिप को दिखाना होता है। यहां कौन से दो चीजों की रिलेशनशिप की बात चल रही है? पहला सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, दूसरा सप्लाई को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को ही हम सप्लाई फंक्शन पुकार देते हैं। इन दोनों के बीच के फंक्शनल रिलेशनशिप को ही हम सप्लाई फंक्शन पुकारते हैं। जहां डिमांड के अंदर भी इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड था, तो यहां पर भी इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई वर्ड है। इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब एक प्रोड्यूसर कितना सप्लाई करेगा, और मार्केट सप्लाई का मतलब पूरी की पूरी मार्केट जिसमें बहुत सारे प्रोड्यूसर होंगे तो सबकी मिला के टोटल सप्लाई कितनी होगी। तो ऐसे करके बातें। ऐसी जो अगली एक और टर्म होती है वो होती है सप्लाई स्केड्यूल, जो सेम टर्म आपके डिमांड चैप्टर के अंदर भी थी। और वो क्या थी? तो स्केड्यूल का मतलब होता है टेबल। तो अगर हम एक छोटी सी टेबल बनाना शुरू कर दें जिस टेबल के अंदर अलग अलग वेरियस पॉसिबल प्राइसेस लिखें और साथ में उनकी सब क्वांटिटी सप्लाइड लिखना शुरू कर दें, तो इस टेबल को ही सप्लाई स्केड्यूल पुकारते हैं हम। जिस टेबल के अंदर शो करते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग डिफरेंट प्राइसेस पर ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड, तो टेबल कहलाती है आपकी सप्लाई स्केड्यूल, ध्यान रखिएगा। देन इसी ही टेबल को अगर हम ग्राफ पे बना देते हैं तो वो बन जाता है हमारा सप्लाई कर्व, यानी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफ पे बनाना किस चीज को? सप्लाई स्केड्यूल को। तो सप्लाई का स्केड्यूल दैट मीन सप्लाई की टेबल को ग्राफ पे बनाने को हम सप्लाई कर्व बोल देते हैं। और सभी टर्म्स आपकी दो हिस्सों में है, इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल मार्केट। खैर देन इसके बाद में जहां डिमांड चैप्टर के अंदर लॉ ऑफ डिमांड आता है, तो ऐसे यहां इस चैप्टर के अंदर भी लॉ ऑफ सप्लाई आता है। और क्या होता है वो? जैसे डिमांड के अंदर प्राइस के बढ़ने पर डिमांड गिरती है, ये था आपका लॉ ऑफ डिमांड। तो ऐसे ही लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर क्या बात होने वाली है कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है और प्राइस के गिरने से सप्लाई गिरती है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन है बेसिकली प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। तो ये जो पॉजिटिव रिलेशन है, ये जो डायरेक्ट रिलेशन है किसके बीच? प्राइस और क्वांटिटी ऑफर्ड। क्वांटिटी ऑफर्ड को आप क्वांटिटी सप्लाइड भी लिख सकते हो। हां, एक मेन वर्ड जो आपको जरूर लिखना है कि भाई लॉ ऑफ सप्लाई है इस फर्स्ट पॉइंट के बारे में। तो लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर हम मान के चलते हैं बाकी के जितने भी सारे के सारे पॉइंट हैं वो हमारे कांस्टेंट रहेंगे। तो इस डेफिनेशन के अंदर ये वर्ड अगर नहीं लिखा तो कोई नंबर हमें नहीं मिलेंगे। ये वर्ड क्या है? ये है अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी प्राइस को छोड़कर जो बाकी का पॉइंट है, यानी प्राइस ऑफ द अदर गुड है, प्राइस ऑफ अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ अ टेक्नोलॉजी और ऑब्जेक्टिव में कोई बदलाव नहीं होगा। ये बात हमें बोलनी पड़ेगी। इसी की ही अजम्पशन वाला टॉपिक भी इसी से ही बन जाता है। अजम्पशन क्या है कि पहले पॉइंट को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट रहने वाले हैं। अदर कमोडिटी का दाम कांस्टेंट रहेगा, टेक्नोलॉजी नहीं बदलेगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस नहीं बदलेंगे, टैक्सेशन नहीं चेंज होगा, प्रोड्यूसर गोल्स में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ऐसे करके बातें। एक्सेप्शन इसकी कुछ कुछ हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ कि कई बार ऐसा होता है कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई नहीं बढ़ पाती, और कई बार प्राइस गिर रहा होता है लेकिन फिर भी सप्लाई नहीं गिरती। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि प्राइस के बढ़ने से हमेशा जरूर सप्लाई बढ़ेगी। तो एक्सेप्शंस के अंदर हम उन चीजों को डील करते हैं जो लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करता। अब अगर कोई प्रोड्यूसर फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रहा है, करंट के दामों को इतना कंसीडर नहीं कर रहा, तो वो करंट प्राइसेस के हिसाब से बढ़ते हुए प्राइसेस में भी इतनी ज्यादा सप्लाई नहीं करता। वो सोचता है फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ेगा तब ज्यादा सप्लाई करूंगा, तो अभी के लिए वो बढ़ते हुए दामों पर भी नहीं ज्यादा सप्लाई करता। पेरिशेबल गुड, जहां हम जानते हैं कि वैसे तो हमने कहा था कि प्राइस के गिरने से सप्लाई कम हो जाती है, लेकिन अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो पेरिशेबल नेचर की हैं, जल्दी नष्ट हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, तो अगर दाम गिर भी रहा होगा तो भी हम फटाफट से सप्लाई अपनी बढ़ाकर पूरा मार्केट में सेल आउट कर देते हैं, जिससे कि कुछ तो एटलीस्ट पैसा आ जाए। पेरिशेबल गुड्स मेनली एग्रीकल्चर गुड्स ही हैं, तो दोनों के दोनों पॉइंट आपस में कनेक्टेड कह सकते हैं हम। रेयर कॉमोडिटीज, रेयर कॉमोडिटीज मतलब जिनकी सप्लाई आपके हाथ में ही नहीं है, जो लिमिटेड हैं, जैसे कि तो बेसिकली रेयर कॉमोडिटीज के अंदर एग्जांपल के तौर पर कुछ ऐसे से एग्जांपल देने थे आपको, जैसे कि मोनालिसा की पेंटिंग इस दुनिया में एक ही है, बनाने वाला मर चुका है, नहीं है इस दुनिया के अंदर, तो ऑब्वियसली उसकी सप्लाई लिमिटेड है। अगर उसका दाम भविष्य में और भी ज्यादा हो जाए तो क्या प्रोड्यूसर कौन है ही नहीं अब तो इस दुनिया के अंदर। तो बेसिकली इस तरह की चीजों की आप और ज्यादा सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हो, लिमिटेड है आपके पास में, हो गई बात खत्म। तो लॉ ऑफ सप्लाई के बाद में जो एक आखिरी टॉपिक है क्या, जैसे कि डिमांड के अंदर भी एक वर्ड था हमारा एक्सपेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो यहां पर है एक्सपेंशन इन सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। तो ये है क्या, तो जो हमारे डिटर्मिनेंट थे उसमें जो सबसे पहला डिटर्मिनेंट है हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो हमारे सप्लाई के डिटर्मिनेंट थे उसमें जो सबसे पहला डिटर्मिनेंट है जो कि है प्राइस ऑफ अ
कॉमोडिटी, जहां हम लोग जानते हैं कि प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है, तो बेसिकली उसी चीजों को हम एक्सपेंशन इन सप्लाई कहते हैं कि कभी पर किसी कॉमोडिटी के अगर हाई प्राइस होंगे और सप्लाई उससे बढ़ रही होगी, सप्लाई विल बी हायर ड्यू टू राइज इन अ प्राइस, तो उस सिचुएशन में उसको एक्सपेंशन इन सप्लाई कहेंगे, बिल्कुल भी उस चीज को इंक्रीज इन सप्लाई नहीं कह सकते। इन दोनों बातों में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर तो एक्सपेंशन का मतलब बढ़ना, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, ऑब्वियसली दोनों बातों का मतलब बढ़ना ही है, लेकिन यहां इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्रीज इन सप्लाई और एक्सपेंशन इन सप्लाई का मतलब अलग है। क्या अलग है कि कभी भी अगर वो जो पहला डिटर्मिनेंट था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उसकी वजह से सप्लाई बढ़ रही है तो उसको एक्सपेंशन इन सप्लाई कहेंगे, लेकिन अगर उस पहले डिटर्मिनेंट को छोड़कर कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा डिटर्मिनेंट, कोई भी डिटर्मिनेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा था, जैसे कि प्राइस ऑफ द अदर गुड, प्राइस ऑफ अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या टैक्सेशन या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, तो इस तरह का अगर कोई भी हमारा फैक्टर रोल प्ले करेगा सप्लाई को बढ़ाने में, तो उसको पुकारते हैं हम इंक्रीज इन सप्लाई। और ऐसे ही डिक्रीज इन सप्लाई, अगर प्राइस की वजह से क्वांटिटी ऑफर जो कि है वो डिक्लाइन हो रही है, लेकिन किसकी वजह से डिक्लाइन हो रही है, ड्यू टू कमोडिटीज प्राइसेस, उसी पर्टिकुलर कमोडिटी की वजह से, तो उसको कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई बोलते हैं। लेकिन अगर अदर फैक्टर की वजह से हो रही है तो उसको डिक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि जब कहीं भी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है तब तो आपकी मूवमेंट होती है, ध्यान रखिएगा, तब तो आपकी क्या होती है, मूवमेंट होती है। अगर कहीं भी एक्सपेंशन इन सप्लाई हो रहा है तो आपकी अपवर्ड मूवमेंट होती है। कब होती है, एक्सपेंशन के केस में, एक्सपेंशन के केस में होती है आपकी अपवर्ड मूवमेंट, और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है आपकी कॉन्ट्रैक्शन के केस में। और जैसे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मूवमेंट होती है सेम डिमांड, सेम सप्लाई कर्व के अलोंग, ऐसे ही यहां इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई के केस में शिफ्ट होती है। शिफ्ट का मतलब न्यू सप्लाई कर्व क्रिएट होता है। सपोज करिए ये जो एसएस है ये आपका ओरिजिनल सप्लाई कर्व है, ओरिजिनल सप्लाई कर्व है। अगर कहीं भी सप्लाई बढ़ रही होगी तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, गिर रही होगी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। तो जब कहीं भी बढ़ती है, जैसे इंक्रीज इन सप्लाई हो रही है, तो राइट वर्ड शिफ्ट हमारी हो जाएगी राइट डायरेक्शन में, और अगर कहीं भी कम हो रही है तो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। तो ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि ऐसे करके कि प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम हो गए हैं, प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम हो गए हैं, तो इसका इंपैक्ट हमारे सप्लाई कर्व पे क्या पड़ेगा, ये पूछ लिया जाता है। तो आपको क्या सोचना होता है कि प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो गए हैं, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब ये प्लास्टिक के दाम कम हो गए हैं, रबड़ के दाम कम हो गए हैं। एक प्रोड्यूसर के लिए एक बहुत फायदे की बात रहेगी, अगर प्लास्टिक सस्ती हो जाए, रबड़ सस्ती हो जाए, तो वो कम कीमत में रिमोट बना पाएगा, कम कीमत में बना पाएगा, उसके लिए फायदे की बात। और फायदे की बात तो ज्यादा सप्लाई करेगा। तो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाने से वो ज्यादा सप्लाई करता है। और फिलहाल हम कहां फॉल करने वाले हैं, ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में या इंक्रीज डिक्रीज के अंदर। तो ऑब्वियसली इंक्रीज डिक्रीज में हम फॉल करेंगे, क्योंकि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर तो सिर्फ पहला डिटर्मिनेंट रोल प्ले करता है। जो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो तो अदर फैक्टर्स के अंदर कवर होगा, तो आपकी शिफ्ट होगी। और कैसी शिफ्ट होगी, क्योंकि सप्लाई बढ़ रहा है तो राइट वर्ड शिफ्ट होगी। तो डन, इसी के साथ में सप्लाई की बात भी यही खत्म। तो कोई बात पूछनी है, पूछ लो।